हेलो स्टूडेंट्स, हमारे यूट्यूब चैनल एटीएस ऑनलाइन क्लासेस में आपका एक बार फिर से स्वागत है। हमने अपनी पिछले वीडियोस में 10th क्लास का चैप्टर 1 एक्सप्लेन किया था। उसका नेक्स्ट टॉपिक जो कि आज इस वीडियो में एक्सप्लेन करेंगे वो है टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। अगर आपने हमारी पिछली वीडियोस नहीं देखी हैं तो उन वीडियोस का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलिए अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। हम फर्स्ट रिएक्शन है कॉम्बिनेशन रिएक्शन यानी संयोग होना। यह एक ऐसी रिएक्शन है जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर एक सिंगल नया कंपाउंड बनाते हैं। ये रिएक्शन कहलाती है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। जैसे एग्जांपल में कैल्शियम ऑक्साइड, जब हम इसको रिएक्ट कराएंगे वाटर के साथ, इन दोनों रिएक्टेंट के मिलने से एक नया प्रोडक्ट बनेगा जो कहलाएगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है वो व्हाइट वॉशिंग के काम भी आता है। जैसे जब हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को रिएक्ट कराएंगे कार्बन डाइऑक्साइड के साथ तो ये एक नया पदार्थ बनाता है जिसका नाम है कैल्शियम कार्बोनेट और वाटर रिलीज होगा। यानी ये जो कैल्शियम कार्बोनेट होता है इसी की वजह से जो पेंट होता है दीवारों पर यानी वॉल्स पर वो व्हाइट होता है। एग्जांपल्स में जैसे बर्निंग ऑफ कोल यानी कोयले का जलना। जैसे कोयल है यानी कार्बन, जब ऑक्सीजन प्रेजेंस में जलेगा उससे एक नया पदार्थ बनेगा कार्बन डाइऑक्साइड। यानी ये भी रिएक्शन जो है वो कहलाएगी कॉम्बिनेशन रिएक्शन। नेक्स्ट एग्जांपल जैसे फॉर्मेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। वाटर मॉलिक्यूल्स का बनना वो भी एक कॉम्बिनेशन रिएक्शन होती है। जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जब आपस में रिएक्ट करेंगे तब ये बनाएंगे एक वाटर मॉलिक्यूल। ये रिएक्शन भी कहलाएगी कॉम्बिनेशन रिएक्शन। नेक्स्ट रिएक्शन है एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक मींस यानी एक्सो का मींस होता है रिलीज होना, यानी वो रिएक्शंस जिनमें हीट रिलीज होती है वो रिएक्शंस कहलाती हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन और एक नया प्रोडक्ट बनता है। जैसे एक नेचुरल गैस है जिसका फॉर्मूला होता है CH4 यानी मीथेन। जब उसको हम ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जलाएंगे उससे नया प्रोडक्ट बनेगा कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। ये जो रिएक्शन है ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है क्योंकि इसमें इस प्रोडक्ट के साथ साथ हीट भी रिलीज होती है। मोर एग्जांपल्स जैसे रेस्पिरेशन जो है यानी जो हम सांस लेते हैं, पूरी रेस्पिरेशन प्रक्रिया जो होती है हमारी वो भी एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है क्योंकि जो खाना हम खाते हैं उसका ऑक्सीजन के द्वारा ऑक्सीडेशन होता है जिससे हीट रिलीज होती है। इस वजह से वो रिएक्शन भी एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहलाती है। नेक्स्ट जैसे कंपोजिशन ऑफ वेजिटेबल मैटर इनटू कंपोस्ट, यानी जो वेजिटेबल वेस्ट रहता है जब उसको हम कूड़े कचरे में डाल देते हैं तो उससे भी उसका ऑक्सीडेशन होने से हीट रिलीज होती है। इस वजह से वो रिएक्शन भी एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहलाती है। नेक्स्ट रिएक्शन इज डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन रिएक्शन जस्ट अपोजिट रिएक्शन होती है कॉम्बिनेशन रिएक्शन की। इसमें क्या होगा, एक सिंगल सब्सटेंस होगा और जो सिंगल सब्सटेंस है वो ब्रेक डाउन होगा दो या दो से अधिक सब्सटेंस में। ये रिएक्शन कहलाती है डिकम्पोजिशन रिएक्शन। फॉर एग्जाम्पल लीड नाइट्रेट जो कि एक सॉलिड पदार्थ रहता है, जब इसको हम हीट करेंगे तब ये लीड ऑक्साइड में टूटेगा और NO2 देन O2। तो ये रिएक्शन जो है डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहलाएगी क्योंकि इसमें एक सिंगल सब्सटेंस जो है वो अपने पर्टिकुलर सब्सटेंसेस में टूट रहा है हीट करने पर। नेक्स्ट आता है टाइप ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शन, यानी डिकम्पोजिशन रिएक्शन के भी प्रकार होते हैं। थर्मल डिकम्पोजिशन में क्या होगा, जो रिएक्शन होगी वो हीट के द्वारा होगी, यानी हमें जो है हीट देने की जरूरत होगी तब जाकर वो रिएक्शन जो है फॉरवर्ड डायरेक्शन में होगी। जैसे फेरस सल्फेट को जब हम हीट करेंगे तब वो फेरिक ऑक्साइड में SO2 यानी सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड में टूटेगा। यानी सिंगल कंपाउंड जो है वो दो से अधिक कंपाउंड में टूट रहा है। नेक्स्ट एग्जांपल है जैसे कैल्शियम कार्बोनेट है। जब कैल्शियम कार्बोनेट को हम हीट करेंगे तब भी वो कैल्शियम ऑक्साइड में और कार्बन डाइऑक्साइड में ब्रेक डाउन हो जाएगा। तो ये सभी रिएक्शंस जो हैं वो कहलाएंगी थर्मल डिकम्पोजिशन। नेक्स्ट रिएक्शन इज इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन, यानी वो रिएक्शन जो इलेक्ट्रिक करंट के प्रेजेंस में होगी वो रिएक्शन कहलाती है इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन। जैसे डिकम्पोजिशन ऑफ वाटर का जो डिकम्पोजिशन होगा वो प्रेजेंस होगी इलेक्ट्रिक करंट के, जिसकी मदद से ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन होगी। जैसे इसमें दो इलेक्ट्रोड लिए जाएंगे, पॉजिटिव और नेगेटिव इलेक्ट्रोड। एनोड जो है वो पॉजिटिव होगा, कैथोड जो है नेगेटिव इलेक्ट्रोड होगा। एक बैटरी कनेक्ट की जाएगी और स्विच,
इसमें पानी जैसे ही हम डालेंगे तो पानी डालने पर जैसे हम करंट पास करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं, तब जाकर ये जो रिएक्शन है वो ब्रेक डाउन होगा वाटर मॉलिक्यूल्स का। हाइड्रोजन अलग जाएगा और ऑक्सीजन जो है वो अलग इलेक्ट्रोड पर डिपॉजिट हो जाएगा। नेक्स्ट रिएक्शन आती है फोटो इलेक्ट्रिक डिकम्पोजिशन, यानी वो रिएक्शंस जो कि लाइट की प्रेजेंस में होती हैं वो कहलाती है फोटो इलेक्ट्रिक डिकम्पोजिशन। फॉर एग्जांपल जैसे सिल्वर क्लोराइड है, सिल्वर क्लोराइड जब सनलाइट की प्रेजेंस में होगा तब वो सिल्वर और क्लोराइड दोनों अलग अलग कंपाउंड बन जाएंगे। पहले जो सिल्वर क्लोराइड होगा वो व्हाइट कलर का होगा तब, और रिएक्शन के बाद जो है ग्रे कलर का हो जाएगा। और जो सिल्वर ब्रोमाइड है वो भी सिमिलरली बिहेव करेगा। सिल्वर ब्रोमाइड जो है जब उसको हम सनलाइट की प्रेजेंस में रखेंगे तब जाकर वो सिल्वर अलग ब्रोमाइड अलग हो जाएगा, यानी डिकम्पोजिशन हो जाएगा इनका। अब ये जो दोनों रिएक्शंस हैं ये ब्लैक और व्हाइट फोटोग्राफी में यूज होती हैं। नेक्स्ट रिएक्शन इज एंडोथर्मिक रिएक्शंस। एंडोथर्मिक रिएक्शंस वो रिएक्शंस होती है जिनमें एनर्जी का रिक्वायरमेंट होता है, यानी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, वो रिएक्शंस कहलाती है एंडोथर्मिक रिएक्शंस। एनर्जी किसी फॉर्म में रिक्वायर हो सकती है, जैसे हीट की फॉर्म में, लाइट की फॉर्म में या इलेक्ट्रिसिटी की फॉर्म में, यानी वो सेम वही डिकम्पोजिशन रिएक्शन जैसे होता है। एग्जाम्पल के लिए जैसे मैग्नीशियम कार्बोनेट है, जब इसको हम हीट करेंगे, ठीक है, तो हीट करने के बाद इससे बनेगा मैग्नीशियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड। यानी इससे पता चलता है कि ये जो रिएक्शन है वो एंडोथर्मिक रिएक्शन है, क्योंकि हमें इसमें हीट देने की यानी एनर्जी देने की जरूरत होती है। नेक्स्ट एग्जांपल्स जैसे एवोपरेटिंग लिक्विड वाटर, यानी जो लिक्विड वाटर रहता है जब वो एवोपरेट होता है तब भी वो रिएक्शन कहलाती है एंडोथर्मिक रिएक्शन। फोटोसिंथेसिस रिएक्शन हम सभी जानते हैं, फोटोसिंथेसिस रिएक्शन वो रिएक्शन जिसके द्वारा प्लांट्स अपना खाना बनाते हैं, वो रिएक्शन भी एंडोथर्मिक रिएक्शन होती है, क्योंकि वो रिएक्शन लाइट की प्रेजेंस में होती है, लाइट की रिक्वायरमेंट होती है। नेक्स्ट रिएक्शन इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में एक मोर रिएक्टिव एलिमेंट जो है वो लेस रिएक्टिव एलिमेंट को डिस्प्लेस कर देता है उसके सॉल्यूशन से, वो रिएक्शन कहलाती है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। फॉर एग्जांपल जैसे कॉपर सल्फेट है, तब पहले वो होगा डीप ब्लू कलर का, जैसे हम उसमें आयरन फिलिंग्स मिलाएंगे तो जैसे ही आयरन फिलिंग्स रिएक्ट करती है कॉपर सल्फेट से तब जाकर बनता है आयरन सल्फेट जो कि ग्रीन कलर का रहता है, और कॉपर जो है एक्सिट हो जाता है, यानी वही प्लेस से डिस्प्लेस हो जाता है। सेम एग्जांपल है, जो कॉपर सल्फेट रिएक्ट करेगा जिंक से तब भी जो है जिंक जो है कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा उसके सॉल्यूशन से, और सॉल्यूशन बनेगा जिंक सल्फेट और कॉपर बाहर निकल जाएगा। नेक्स्ट है जैसे जिंक सल्फेट है और उसकी रिएक्शन कराए हम कॉपर सल्फेट से, क्या ये रिएक्शन होगी? ये जो रिएक्शन है ये नहीं होगी। क्यों? क्योंकि जो कॉपर है वो जिंक से लेस रिएक्टिव है, तो लेस रिएक्टिव होने के कारण जो कॉपर है वो जिंक को उसके सॉल्यूशन से डिस्प्लेस नहीं कर सकता, इस वजह से ये जो रिएक्शन है वो नहीं होगी। ये जो रिएक्शन है दो ऊपर वाली ये कहलाएंगे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, क्योंकि इनमें जो है दोनों ही एलिमेंट कॉपर को उसके सॉल्यूशन से डिस्प्लेस कर देंगे। नेक्स्ट है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इस रिएक्शन में दो डिफरेंट एटम्स होंगे या फिर ग्रुप ऑफ एटम्स होंगे, दो अलग अलग, जो कि म्यूचुअली एक्सचेंज हो जाएंगे। मतलब ये है ये जो दो ग्रुप ऑफ एटम्स है इनके जो आयन्स होंगे वो आपस में एक्सचेंज हो जाएंगे, ये रिएक्शन कहलाएगी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। एग्जांपल सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड को जब हम रिएक्ट कराएंगे तो इनके जो आयन्स है वो एक्सचेंज हो जाएंगे, इनसे बनेगा बेरियम सल्फेट और सोडियम क्लोराइड। ये जो रिएक्शन है इस रिएक्शन में एक व्हाइट सब्सटेंस बनेगा, और जो व्हाइट सब्सटेंस होगा वो इनसोल्यूबल सब्सटेंस होगा जो कहलाएगा हमारा प्रेसिपिटेट। प्रेसिपिटेट को नेक्स्ट रिएक्शन में जानते हैं। प्रेसिपिटेशन रिएक्शन यानी वो रिएक्शन जो हमें प्रोवाइड करती है प्रेसिपिटेट यानी इनसोल्यूबल सब्सटेंस, वो रिएक्शन कहलाती है प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। फॉर एग्जांपल जब हम लीड नाइट्रेट को और पोटेशियम आयोडाइड को आपस में रिएक्ट करेंगे, इनसे बनेगा लीड आयोडाइड जो कि इनसोल्यूबल होगा और प्रेसिपिटेट हो जाएगा, यानी बॉटम में प्रेसिपिटेट हो जाएगा, जम जाएगा, और बनेगा पोटेशियम नाइट्रेट। ये रिएक्शन कहलाएगी प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, क्योंकि इसमें एक इनसोल्यूबल सब्सटेंस बनता है।
नेक्स्ट रिएक्शन इज रिडॉक्स रिएक्शन। रिडॉक्स मीन्स ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन। जब ये दोनों एक साथ रहते हैं तब कहलाती है रिडॉक्स रिएक्शन। अब कुछ कंडीशंस पर डिपेंड करते हैं। सबसे पहले ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन जो रहता है गेन ऑफ ऑक्सीजन, जहां पर ऑक्सीजन ऐड होगी या फिर लॉस होगा हाइड्रोजन, वो रिएक्शन कहलाती है ऑक्सीडेशन। या फिर एक कंडीशन होती है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी इलेक्ट्रॉन्स का लॉस होगा, तो भी जो है ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहलाएगी। नेक्स्ट है रिडक्शन। रिडक्शन में क्या होगा, गेन ऑफ हाइड्रोजन, यानी हाइड्रोजन जो है ऐड होगा या फिर ऑक्सीजन लॉस होगा, यानी ऑक्सीजन जो है रिमूव होगी या फिर हाइड्रोजन जो है ऐड होगा, वो रिएक्शन कहलाएगी रिडक्शन रिएक्शन। नेक्स्ट कंडीशन है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी इसमें तो होता है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसमें होता है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। नेक्स्ट है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। वो सब्सटेंस जो ऑक्सीजन देता है ऑक्सीडेशन के लिए वो कहलाता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। द सब्सटेंस विच रिमूव हाइड्रोजन। अब वो सब्सटेंस जो रिमूव करता है हाइड्रोजन वो भी कहलाएगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। नेक्स्ट है एक्सेप्टर ऑफ इलेक्ट्रॉन। जो इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करेगा वो सब्सटेंस भी कहलाएगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। कुछ है रिड्यूसिंग के लिए, जैसे जो सब्सटेंस हाइड्रोजन देगा रिडक्शन के लिए वो सब्सटेंस कहलाएगा रिड्यूसिंग एजेंट। जो सब्सटेंस रिमूव करेगा ऑक्सीजन वो सब्सटेंस भी कहलाएगा रिड्यूसिंग एजेंट। जो डोनेट करेगा इलेक्ट्रॉन्स वो सब्सटेंस भी कहलाएगा रिड्यूसिंग एजेंट। जैसे रिएक्शन है, कॉपर ऑक्साइड रिएक्ट करेगी हाइड्रोजन से, सब्सटेंस बनेगा, कॉपर बाहर निकल जाएगा, रिलीज हो जाएगा और वाटर मॉलिक्यूल बनेगा। अब इसमें जो कॉपर ऑक्साइड है उसके पास ऑक्सीजन है, जब ऑक्सीजन को रिमूव करेगा अपने पास से तो वहां पर रिडक्शन होगा क्योंकि उसने ऑक्सीजन को रिमूव किया है। हाइड्रोजन में ऑक्सीजन ऐड हुई है, अगर हाइड्रोजन में ऑक्सीजन ऐड हुई है तो वहां पर होगा ऑक्सीडेशन। अब जो ऑक्सीडाइजिंग सब्सटेंस था वो था हाइड्रोजन, जैसे कि हमने कंडीशंस पढ़ी थी पहले। उसके बाद रिड्यूसिंग सब्सटेंस जो होगा वो होगा CuO यानी कॉपर ऑक्साइड। और जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा वो कहलाएगा हमारा कॉपर ऑक्साइड, और जो इसमें रिड्यूसिंग एजेंट है वो है हाइड्रोजन। इफेक्ट ऑफ ऑक्सीडेशन रिएक्शन इन एवरीडे लाइफ, यानी ऑक्सीडेशन रिएक्शन का इफेक्ट हमारे डेली जीवन में, जैसे कोरोजन ऑफ मेटल्स, यानी मेटल्स पर जंग लगना। कोरोजन इज अ प्रोसेस इन विच मेटल्स आर अटैक्ड, यानी जो कोरोजन है एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिसके द्वारा जो मेटल्स होते हैं वो अटैक किए जाते हैं बाय द एक्शन ऑफ एयर, यानी हवा के द्वारा या मॉइस्चर नमी के द्वारा या फिर केमिकल जो कि उनकी सरफेस पर डल जाता है। फॉर एग्जाम्पल ब्रस्टिंग ऑफ आयरन, जब आयरन रिएक्ट करेगा ऑक्सीजन से तब वो बनाएगा आयरन ऑक्साइड। ठीक है, इस वजह से जो आयरन होता है वो वीक हो जाता है, यानी ये कहलाता है रस्टिंग ऑफ आयरन। और जो कोरोजन होता है वीक करता है आयरन और स्टील ऑब्जेक्ट्स को जो कि लगे होते हैं रेलिंग्स में, कार बॉडीज में, ब्रिजेस में, शिप में, और कट करता है उनकी लाइफ को, कट करके शॉर्ट कर देता है उनकी लाइफ को। मोर एग्जांपल जैसे ब्लैकिश कोटिंग ऑन सिल्वर, जो सिल्वर मेटल होता है उस पर ब्लैकिश कोटिंग आ जाती है कोरोजन की। रेंसिडिटी ऑफ फूड, यानी फूड का रेंसिड हो जाना। जब फैट और ऑयल ऑक्सीडाइज होंगे तो जो फूड होगा वो रेंसिड हो जाएगा, मीन्स उनका उसकी जो स्मेल है वो टेस्ट है वो चेंज हो जाता है। जैसे आपने घरों में देखा होगा खाना जो सड़ जाता है तो उसका कारण है कि जो उसके अंदर फैट और ऑयल मिला होता है वो ऑक्सीडाइज हो जाता है। ठीक है, जिसकी वजह से वो रेंसिड हो जाता है, उसकी टेस्ट और स्मेल दोनों ही चेंज हो जाते हैं। अब आते हैं प्रिवेंशन रेंसिडिटी के। सबसे पहले बाय एडिंग एंटीऑक्सीडेंट मिला सकते हैं फूड में ताकि हम फैट को और ऑयल को रेंसिड होने से या ऑक्सीडाइज होने से बचा सकें। सेकेंड, बाय पैकेजिंग फैट एंड ऑयल कंटेनिंग फूड्स इन नाइट्रोजन गैस। आपने देखा होगा जो चिप्स आती हैं, चिप्स को जो है नाइट्रोजन गैस में पैक किया जाता है, उसका मतलब ये होता है कि जो नाइट्रोजन गैस है उसकी वजह से जो चिप्स होती है वो ऑक्सीडाइज नहीं होती है। इस वजह से पैकिंग है फूड स्टफ्स की वो की जाती है नाइट्रोजन गैस में। नेक्स्ट है बाय कीपिंग फूड इन अ रेफ्रिजरेटर। घरों में आपने देखा होगा मोस्टली बचे हुए खाने को फ्रीज में रख देते हैं, ऐसा इसलिए क्योंकि हम जो है उसे रेंसिड होने से बचाते हैं, क्योंकि उसके अंदर जो फैट और ऑयल होता है फ्रीज में रखने से उसमें जो है वो रेंसिड नहीं हो पाता है, यानी ऑक्सीडाइज नहीं हो पाता है। बाय स्टोरिंग फूड इन एयर टाइट कंटेनर, यानी एयर टाइट कंटेनर में फूड को पैक करने से भी जो फूड है वो ऑक्सीडाइज नहीं होगा। बाय स्टोरिंग फूड अवे फ्रॉम लाइट, जब हम फूड को लाइट से दूर रखेंगे तब भी जो फूड है वो रेंसिड नहीं होगा।
अगर आपको हमारे पढ़ाए गए टॉपिक में कोई भी डाउट है तो अपने क्वेश्चंस आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारे नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।